आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में बौने ग्रह क्वाओड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला कथन है ये मंगल और बृहस्पति के बीच अवस्थित है। दूसरा कथन है कुइपर बेल्ट में स्थित इस बौने ग्रह को साल 2002 में खोजा गया था। और तीसरा कथन है इसके चारों ओर शनि के समान एक वलय का पता लगाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल कथन 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी केवल कथन 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी सभी कथन सही है, या ऑप्शन डी सभी कथन गलत है। आज के पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कथन 2 और कथन 3 सही है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के चियोप्स टेलीस्कोप द्वारा क्वाओड के चारों ओर एक वलय का पता लगाया गया है जो शनि के वलय के समान है। साल 2002 में खोजा गया क्वाओड कुइपर बेल्ट में स्थित एक बौना ग्रह है। कुइपर बेल्ट नेपच्यून से परे बर्फीले ग्रहों का एक क्षेत्र है। क्वाओड का व्यास पृथ्वी के चंद्रमा का 1/3 और प्लूटो का आधा है। इसका एक छोटा चंद्रमा है जिसे विवोट कहा जाता है। आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए शेख हसीना, ऑप्शन बी मोहम्मद शिराज, ऑप्शन सी मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू, या फिर ऑप्शन डी शहाबुद्दीन अहमद। आज के हमारे तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हाल ही में बांग्लादेश में 22वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में 74 वर्षीय मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू को निर्विरोध ही बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल हामिद का कार्यकाल 23 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद मोहम्मद चप्पू का कार्यकाल आरंभ होगा। आज का पांचवा और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे दाऊदी बोहरा समुदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला कथन है यह समुदाय इस्लाम के शिया संप्रदाय से संबंधित है। दूसरा कथन है इनके नेता को अलदाई अल मुतलक के नाम से जाना जाता है। और तीसरा कथन है समुदाय की बहिष्कृत सदस्यों की प्रथा को संवैधानिक चुनौती दी गई है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल कथन 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी केवल कथन 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी सभी कथन सही हैं, या फिर ऑप्शन डी सभी कथन गलत हैं। आज के हमारे अंतिम और पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय के नेता को सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों को बहिष्कृत करने का अधिकार होने के रूप में मान्यता प्राप्त है। बहिष्कार का मतलब है कि समुदाय से संबंधित किसी मस्जिद या समुदाय को समर्पित कब्र तक पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरदार सैयदना सैफुद्दीन बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे केस 1962 में इस प्रथा को बरकरार रखा था। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों ने दाऊदी बोहरा समुदाय में बहिष्कृत सदस्यों की प्रथा की संवैधानिक वैधता पर चुनौती पर सुनवाई के लिए 9 न्यायाधीशों की खंडपीठ के गठन की बात रखी है। आज का पहला प्रश्न है, चर्चा में रहे विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इसे 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में कार्यान्वित किया जाएगा, ऑप्शन बी इसका उद्देश्य चीन की सीमा से सटे गांवों को बुनियादी रूप से मजबूत करना है, ऑप्शन सी इसमें रोड कोऑपरेटिव सोसाइटी और कृषि क्षेत्रों का विकास किया जाना सुनिश्चित किया गया है, या ऑप्शन डी वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया जाएगा। आज के पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4,800 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन भी किया गया है। इसे हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख में लागू किया जाएगा। योजना से सीमावर्ती गांवों में आजीविका मुहैया कराई जाएगी। इन इलाकों में विकास केंद्र विकसित करने के साथ साथ लोकल संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और विरासत को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ाने और पलायन रोकने में मदद मिलेगी। सहकारिता और एनजीओ के माध्यम से एक गांव एक उत्पाद के आधार पर इको एग्री बिजनेस को भी बढ़ावा दिया जाएगा। आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में तन्वी अरेकापुडी अपनी पुस्तक अपलिफ्ट टीन्स टुडेज को लेकर के चर्चा में रही। ये पुस्तक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी आत्मचिंतन, ऑप्शन सी प्रतियोगी परीक्षा, या फिर ऑप्शन डी प्रेम संबंध।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की 13 वर्षीय तन्वी अरेकापुडी ने किशोरी के दृष्टिकोण से मानसिक स्वास्थ्य से निपटने की अपनी रणनीतियों को साझा करते हुए एक किताब लिखी है। तन्वी का परिवार जब उनसे दूर संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया तो उन्हें भावनात्मक उथल पुथल का सामना करना पड़ा। तन्वी ने अपने स्कूल में एक सकारात्मक सोचो क्लब की शुरुआत की और एम्पावरमेंट क्लब की भी इस दौरान स्थापना की, जो युवाओं को बात करने और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने में एक दूसरों का समर्थन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। आज का चौथा प्रश्न है, चर्चा में रहे निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? कथन 1 है, यह पाकिस्तान द्वारा तैयार किया गया उपग्रह है। कथन 2 है, यह 12 दिन में पूरी दुनिया का नक्शा तैयार कर लेगा। तीसरा कथन है, एक निम्न पृथ्वी कक्षा वेधशाला है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल कथन 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी केवल कथन 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी सभी कथन सही है, या फिर ऑप्शन डी सभी कथन गलत हैं। आज के हमारे चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक अवलोकन उपग्रह है जिसे साल 2014 में हस्ताक्षरित एक साझेदारी समझौते के तहत अमेरिका और भारत की अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा बनाया गया है। उपग्रह में एल बैंड और एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार दोनों उपकरण शामिल हैं, जो इसे दोहरी आवृत्ति इमेजिंग रडार उपग्रह बनाता है। इसे जनवरी 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से निकट ध्रुवी कक्षा में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। आज का पांचवा और अंतिम प्रश्न है, अभी हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन तरकश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला कथन है, यह ऑपरेशन इंडो अमेरिकी पुलिस को उन्नत बनाने से संबंधित है। दूसरा कथन है, यह रासायनिक, जैविक और रेडियोलॉजिकल हथियारों के हमले से संबंधित पहला अभ्यास है। और तीसरा कथन है, इसमें परमाणु हथियारों के हमलों को रोकने के लिए अभ्यास किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारत और अमेरिका के संयुक्त अभ्यास ऑपरेशन तरकश का अभी हाल ही में छठा संस्करण 16 जनवरी से 14 फरवरी के बीच आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में भारत राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी और यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स यानी कि एसओएफ ने भाग लिया है। इस ऑपरेशन में पहली बार परमाणु, जैव, रासायनिक और रेडियोलॉजिकल हथियारों के हमलों के खिलाफ अभ्यास किया गया है। इसके साथ ही इस बात की भी रणनीति बनाई गई है कि आतंकियों के कब्जे से बंधकों को कैसे छुड़ाया जाए और उनके रासायनिक हथियारों को कैसे नष्ट किया जाए। आज का पहला प्रश्न है, सिकल सेल एनीमिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला कथन है, ये एक आनुवंशिक बीमारी है। दूसरा कथन है, भारत इससे ग्रसित दूसरा सबसे बड़ा देश है। तीसरा कथन है, इसे भारत से 2030 तक खत्म किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल कथन 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी केवल कथन 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी सभी कथन सही हैं, या फिर ऑप्शन डी सभी कथन गलत हैं। आज के हमारे पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया यानी कि एससीए खून की एक आनुवंशिक बीमारी है। भारत इससे प्रभावित होने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसके चलते इस बार के हेल्थ बजट में इसे 2047 तक भारत से खत्म करने का ऐलान किया गया है। अध्ययन बताते हैं कि उन क्षेत्रों के लोगों में ज्यादा पाई जाती है जहां मलेरिया होने की संभावना होती है, और ऐसा भी सामने आया है कि जिन लोगों को ये रोग होता है उनके लिए मलेरिया कम खतरनाक होता है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी मिजोरम। आज के हमारे तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि 20 फरवरी साल 1987 को अरुणाचल प्रदेश को भारत के पूर्ण राज्य की श्रेणी में सम्मिलित किया गया था। ये राज्य भारत के सबसे पूर्वी हिस्से में मौजूद है, जिसकी सीमा पड़ोसी देश चीन और म्यांमार से जुड़ी हुई है। साल 1987 के पहले अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में रखा गया था। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, दस्तलिक सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए भारत और कजाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, या फिर ऑप्शन डी कजाकिस्तान और यूएई। आज के हमारे चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास 10 तारीख का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण अभ्यास भारतीय थल सेना और उज्बेकिस्तान की थल सेना के बीच 5 मार्च 2023 तक आयोजित किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रशिक्षण अभ्यास का चौथा संस्करण है। इसके अलावा 10 तारीख सैन्य अभ्यास के प्रथम संस्करण का आयोजन साल 2019 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में किया गया था। आज का हमारा 5वां और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही हेयर कट बैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला कथन है, यह फैशन संबंधी जरूरतों के लिए लिया गया लोन है। दूसरा कथन है, भारत में हेयर कट बैंकिंग का चलन नहीं है। तीसरा कथन है, नॉन प्रॉफिट एसेट समस्या के समाधान के लिए हेयर कट एक विकल्प है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल कथन 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी केवल कथन 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी सभी कथन सही हैं, या फिर ऑप्शन डी सभी कथन गलत हैं। आज के हमारे 5वें और अंतिम प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब कोई बैंक या लेनदार देश हेयर कट करता है तो इसका मतलब है कि वो किसी विशेष ऋण खाते में देय राशि से कम स्वीकार करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक बैंक जैसे कि IMF पर एक उधारकर्ता जैसे कि पाकिस्तान का 10,000 करोड़ रुपए बकाया हो और वो केवल 8,000 करोड़ रुपए वापस लेने के लिए सहमत होता है तो उसे 20% हेयर कट या कहें कि नुकसान लगता है। भारत में हेयर कट बैंकिंग का चलन नहीं है। हालांकि अतीत में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जब एक ऋणदाता एक ऋण हानि की भरपाई के लिए उधारकर्ता की कुछ इक्विटी के लिए समझौता करता है। आज का पहला प्रश्न है, चर्चा में रहे मारबर्ग वायरस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इबोला की तरह इस वायरस का भी प्राकृतिक मेजबान चमगादड़ है। दूसरा कथन है, वायरस के इलाज के लिए स्वीकृति कोई टीका या एंटीवायरल उपचार नहीं है। और तीसरा कथन है, अत्यधिक विषाणु जनित इस रक्तस्रावी बुखार में मृत्यु दर 88% तक होती है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल कथन 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन बी केवल कथन 2 और 3 सही हैं, ऑप्शन सी सभी कथन सही हैं, या फिर ऑप्शन डी सभी कथन गलत हैं। आज के हमारे पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी ने अत्यधिक संक्रामक मारबर्ग वायरस रोग या MVD के अपने पहले प्रकोप की पुष्टि की है। ये संक्रमित चमगादड़ों के शारीरिक तरल पदार्थ से दूषित सतहों के सीधे संपर्क में आने से मनुष्यों में फैलता है। मारबर्ग वायरस रोग एक अत्यधिक विषाणु जनित रोग है जो अचानक तेज बुखार, गंभीर सिरदर्द और गंभीर अस्वस्थता के साथ शुरू होता है। कई रोगियों में 7 दिनों के भीतर गंभीर रक्तस्रावी लक्षण भी इसमें विकसित हो जाते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए विकी कौशल, ऑप्शन बी राजकुमार राव, ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना, या फिर ऑप्शन डी कार्तिक आर्यन। आज के हमारे दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने अभिनेता आयुष्मान खुराना को इंडिया का नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके पहले आयुष्मान साल 2020 में यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी एडवोकेट भी थे। आपको बता दें कि यूनिसेफ का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष है। इसकी स्थापना साल 1946 में दुनिया भर के बच्चों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए परमेश्वरन अय्यर, ऑप्शन बी BVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी अमिताभ कांत, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आज के हमारे तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्षों के लिए रहेगा। आपको बता दें कि वो नीति आयोग के पूर्व कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर का स्थान लेंगे, क्योंकि परमेश्वरन अय्यर को विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, चर्चा में रहे रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की शुरुआत की गई है। दूसरा कथन है, इस प्रणाली में भारत के UPI और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी शुरू की जाएगी। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी दोनों कथन गलत हैं, या फिर ऑप्शन डी
दोनों कथन सही है। आज के हमारे चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच डिजिटल लेन देन के लिए रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की शुरुआत की गई। इस सिस्टम के तहत भारत के यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी शुरू की जाएगी। इससे दोनों देशों के बीच भुगतान करना और भी ज्यादा सरल हो जाएगा। आपको बता दें कि इस प्रणाली का शुभारंभ भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक रवि मेनन ने किया है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही समुद्री स्थानिक योजना यानी कि एमएसपी रूपरेखा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, देश की पहली समुद्री स्थानिक योजना यानी कि एमएसपी रूपरेखा है। दूसरा कथन है, ये भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते का हिस्सा है। तीसरा कथन है, इसमें भूरी अर्थव्यवस्था के बजाय नीली अर्थव्यवस्था के विकास की बात की गई है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल कथन 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी केवल कथन 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी सभी कथन सही हैं, या फिर ऑप्शन डी सभी कथन गलत हैं। आज के हमारे पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुडुचेरी ने समुद्र संस्थानों के सतत प्रबंधन के साथ साथ विकास को संतुलित करने के लिए देश की पहली समुद्री स्थानिक योजना यानी कि एमएसपी रूपरेखा शुरू की है। ये भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते का हिस्सा है। ये टिकाऊ समुद्री उपयोग के लिए प्रभावी ढंग से मानव गतिविधियों की योजना बनाने और पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश या तरीके प्रदान करता है। यूनेस्को का अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग देशों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र आधारित एमएसपी के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह दिवस हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। दूसरा कथन है, इस साल इस दिवस की थीम है भाषा का संस्कृति में योगदान। तीसरा कथन है, विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में से लगभग 50% भाषाएं विलुप्ति की कगार पर हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी कथन 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी कथन 1 और कथन 3 सही है, या फिर ऑप्शन डी सभी कथन सही हैं। आज के हमारे दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि दुनिया में 6500 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और इनमें से लगभग 40% भाषाएं विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी हैं। इस साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा की थीम है बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए द कश्मीर फाइल्स, ऑप्शन बी गंगूबाई काठियावाड़ी, ऑप्शन सी ब्रह्मास्त्र, या फिर ऑप्शन डी RRR। आज के हमारे तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में फिल्म RRR को फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके अलावा द कश्मीर फाइल्स को बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें कि रणवीर कपूर को ब्रह्मास्त्र के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड और आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड प्रदान किया गया है। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, 25 मार्च 2023 को नई दिल्ली में संसद रत्न पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये समारोह का कौन सा संस्करण है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन बी 11वां, ऑप्शन सी 12वां, या फिर ऑप्शन डी 13वां। आज के हमारे चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 25 मार्च 2023 को नई दिल्ली में संसद रत्न पुरस्कार समारोह के 13वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस समारोह के आयोजन की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सुझाव पर साल 2010 में की गई थी। इस समारोह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित किया जाता है। इस समारोह का पहला आयोजन चेन्नई में किया गया था। और आज का हमारा पांचवां और आखिरी प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र खुले समुद्र या हाई सी को वैश्विक संधि के जरिए सुरक्षित करना चाहता है। इस हाई सी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, यह पृथ्वी के सबसे बड़े भाग पर फैला है। दूसरा कथन है, इसका केवल 1% भाग अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के दायरे में है। तीसरा कथन है, इस पर सभी देश अपने हिसाब से राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते हैं।
आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही हैं, ऑप्शन सी सभी कथन सही हैं, या फिर ऑप्शन डी सभी कथन गलत हैं। आज के हमारे 5वें और अंतिम प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी के सबसे बड़े भाग पर हाई सी फैला है, इसे खुला समुद्र भी कहा जाता है। इस भाग पर किसी राष्ट्र का क्षेत्राधिकार नहीं होता है। ये कुल जलीय भाग का 61% है, जिसका मात्र 1% ही संरक्षित है। अब चूंकि ये समुद्री भाग जैव विविधता और संसाधनों का खजाना है, इसलिए बचे हुए भाग के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्विक संधि बनाना चाहता है, जिसके लिए लगातार चर्चाएं जारी हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चर्चा में बने हुए थ्वाइट्स ग्लेशियर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, पश्चिम अंटार्कटिका में स्थित ये ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के कारण संकट में है। दूसरा कथन है, इसे डूम्सडे ग्लेशियर यानी कि प्रलय के दिन वाला ग्लेशियर भी कहा जाता है। और तीसरा कथन है, ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केवल कथन 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन बी केवल कथन 2 और 3 सही हैं, ऑप्शन सी सभी कथन सही हैं, या फिर ऑप्शन डी सभी कथन गलत हैं। आज के हमारे पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। थ्वाइट्स दुनिया का सबसे चौड़ा यानी कि 80 मील ग्लेशियर है, जो कि अमुंडसेन सागर के समीप पाइप द्वीप की खाड़ी में मौजूद है। इस ग्लेशियर में इतनी बर्फ है कि अगर ये पूरी तरह से ढह जाए तो वैश्विक समुद्र का स्तर 65 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूर से नियंत्रित आइसफिन यानी कि पानी के नीचे का रोबोट इस अनुसंधान में योगदान दे रहा है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने महिला प्रीमियम लीग के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसका चयन किया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मास्टर ग्रुप, ऑप्शन बी विप्रो, ऑप्शन सी टाटा ग्रुप, या फिर ऑप्शन डी रिलायंस। आज के हमारे दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस साल होने वाले विमेंस प्रीमियम लीग के लिए बीसीसीआई ने टाटा ग्रुप को टाइटल स्पॉन्सरशिप प्रदान की है। आपको बता दें कि विमेन प्रीमियर लीग के पहले सीजन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 4 मार्च से होने वाले विमेन प्रीमियम लीग में 5 टीमें हिस्सा लेंगी। आज का हमारा तीसरा सवाल है, किस राज्य में भारतीय रेलवे ने सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। उत्तर पूर्व रेलवे में सुभागपुर 55वां ब्रॉड गेज मार्ग का विद्युतीकरण पूरा होने के साथ ही भारतीय रेलवे ने ये उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी ब्रॉड गेज के विद्युतीकरण होने के साथ ही भारतीय रेलवे ने 6 जोनल रेलवे में ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में पूर्ण विद्युतीकृत जोनल रेलवे ईस्ट कोस्ट रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे और वेस्ट सेंट्रल रेलवे है। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, न्यू स्टार्ट संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला कथन है, न्यू स्टार्ट न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी का संक्षिप्त रूप है। दूसरा कथन है, रूस ने इस संधि से खुद को अलग कर लिया है। आज के हमारे चौथे प्रश्न के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। आज के हमारे चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। न्यू स्टार्ट संधि अमेरिका और रूस के बीच 5 फरवरी साल 2011 में की गई थी। ये संधि 10 साल की अवधि के लिए की गई थी, लेकिन साल 2021 में इसकी अवधि 5 साल बढ़ाकर 2026 तक कर दी गई है। दोनों देशों के बीच ये संधि परमाणु हथियारों का विकास सीमित संख्या में करने के लिए की गई है। आपको बता दें कि हाल ही में रूस ने यूक्रेन से युद्ध के चलते इस संधि से खुद को अलग कर लिया है। और आज का हमारा 5वां और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे जल जन अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला कथन है, प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जल जन अभियान का आभासी उद्घाटन किया। दूसरा कथन है, अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण के लिए नदियों की साफ सफाई करना है। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी
1 और 2 दोनों कथन सही हैं, या फिर ऑप्शन डी ना ही 1 और ना ही 2 दोनों कथन गलत है। और आज के हमारे 5वें और अंतिम प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जल जन अभियान को जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण है। अभियान के दौरान संस्था के स्वयंसेवक जल संरक्षण पर जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। यह अभियान 8 महीने तक चलने वाला है। अभियान का लक्ष्य कम से कम 10 करोड़ लोगों तक पहुंचना और 10,000 कार्यक्रमों का आयोजन करना है। हमारा पहला प्रश्न है, द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में कौन सा देश शामिल हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका। आज के हमारे पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। तो आइए आज के हमारे पहले प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है। आपको बता दें कि द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की संयुक्त पहल है, जिसे साल 2021 में लॉन्च किया गया था। यह पहल क्लाइमेट स्मार्ट कृषि पद्धति और खाद्य प्रणालियों में निवेश और नवाचार का समर्थन करती है। आज का हमारा दूसरा सवाल है, एफिनडेस्क एक्सरसाइज का आयोजन किन देशों के बीच किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अमेरिका, भारत और जापान, ऑप्शन बी अफ्रीकी संघ और भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और चीन या फिर ऑप्शन डी भारत और यूएई। आज के हमारे दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुणे के औध मिलिट्री क्षेत्र में भारत और अफ्रीकी संघ के देशों के बीच एफिनडेस्क एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा। इस 10 दिवसीय सैन्याभ्यास का आयोजन 21 मार्च 2023 से 30 मार्च 2023 तक किया जाएगा। आपको बता दें कि इस एक्सरसाइज में अफ्रीकी संघ के 20 देश शामिल हैं। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों के चैप्टर 7 के तहत दुनिया में शांति और मानवता की स्थापना के लिए किया जाता है। इस एक्सरसाइज के पहले संस्करण की शुरुआत साल 2019 में की गई थी। आज का हमारा तीसरा सवाल है, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग के 6वें संस्करण का आयोजन 23 फरवरी से पुणे में किया जा रहा है। दूसरा कथन है, इस कार्यक्रम का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। आज के हमारे तीसरे प्रश्न के ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी केवल कथन 2 सही है या फिर ऑप्शन डी दोनों कथन गलत हैं। आज के हमारे तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का आयोजन हर साल विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। साल 2023 में इस कार्यक्रम के 7वें संस्करण का आयोजन पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से किया जा रहा है। आपको बता दें कि 23 से 25 फरवरी तक इस कार्यक्रम का आयोजन पुणे में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की मेजबानी पुणे इंटरनेशनल सेंटर कर रहा है। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम भू अर्थशास्त्र पर आधारित है। इस डायलॉग में ब्राजील, अमेरिका और सिंगापुर समेत कई देशों के 40 से अधिक वक्ता भाग ले रहे हैं। चौथा सवाल है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व बैंक का प्रेसिडेंट बनाने के लिए नामित किया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नील मोहन, ऑप्शन बी सुंदर पिचाई, ऑप्शन सी शशि शेखरन या फिर ऑप्शन डी अजय बंगा। आज के हमारे चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी नागरिक अजय बंगा को विश्व बैंक का नया प्रेसिडेंट बनाने के लिए नामित किया है। आपको बता दें कि अजय बंगा वर्तमान में जनरल अटलांटिक कंपनी में वाइस चेयरमैन है। इसके पहले अजय बंगा मास्टर कार्ड के सीईओ की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। इसके अलावा अजय बंगा को साल 2016 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। और आज का 5वां और अंतिम सवाल है, हाल ही में शास्त्रीय नृत्य से संबंधित किस प्रसिद्ध हस्ती का निधन हो गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कनक रेले, ऑप्शन बी सुनंदा नायर, ऑप्शन सी भारती शिवाजी या फिर ऑप्शन डी रेखा राजू। आज के हमारे 5वें और अंतिम प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में शास्त्रीय नृत्य जगत की महान हस्ती कनक रेले का निधन हो गया है। आपको बता दें कि वो केरल के शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। कनक रेले को गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कारम सहित
कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें साल 1989 में पद्मश्री और साल 2013 में पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। आज का पहला सवाल है, चर्चा में रहे रीएम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला कथन है, सेना में उत्तरदायी एआई पर विश्व का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन नीदरलैंड में शुरू हुआ। दूसरा कथन है, अमेरिका और चीन ने 60 से अधिक देशों के साथ घोषणा पर हस्ताक्षर किए। तीसरा कथन है, भारत शिखर सम्मेलन में भागीदार नहीं था। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल कथन 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन बी केवल कथन 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी सभी कथन सही है, या फिर ऑप्शन डी सभी कथन गलत हैं। आज के हमारे पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में सेना में एआई के उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन रीएम 2023 नीदरलैंड के हेग में आयोजित किया गया है। सम्मेलन की सह मेजबानी दक्षिण कोरिया द्वारा तय की गई तथा इसमें 80 सरकारी प्रतिनिधि मंडलों और 100 से अधिक शोधकर्ताओं और सैन्य ठेकेदारों ने हिस्सा लिया। इसमें एआई के इस्तेमाल से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए बहुहितधारक समुदाय से सामान्य मानकों पर निर्माण करने की अपील की गई है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय प्रमुख 2 दिवसीय यात्रा के लिए भारत आए हुए हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी, या फिर ऑप्शन डी इजराइल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज 2 दिवसीय यात्रा के लिए भारत आए हुए हैं। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारियों का एक शिष्टमंडल भी भारत आया हुआ है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बात करेंगे। इसके अलावा दोनों नेता प्रमुख व्यापारिक हस्तियों और कंपनियों के सीईओ से भी वार्ता करेंगे। आपको बता दें कि साल 2011 में द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श व्यवस्था स्थापित होने के बाद किसी जर्मन चांसलर की ये पहली भारत यात्रा है। आज का हमारा तीसरा सवाल है, किस देश में डेंगू के बढ़ते प्रकोप की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी सोमालिया, या फिर ऑप्शन डी मिस्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में डेंगू के बढ़ते प्रकोप की वजह से 90 दिन के आपातकाल की घोषणा की गई है। बढ़ते डेंगू को मद्देनजर रखते हुए देश के उत्तर, मध्य और दक्षिण पूर्वी भागों में वहां की सरकार ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि डेंगू एक विषाणु जनित रोग है जो एडीज एजिप्टी नामक संक्रमित मादा मच्छर के काटने से फैलता है। इस बीमारी में रोगी के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या में तेजी से कमी होने लगती है। आज का हमारा चौथा सवाल है, 25 फरवरी 2023 से दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व पुस्तक मेले की थीम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आजादी का अमृत महोत्सव, ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऑप्शन सी सतत विकास की राह में विश्व, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 25 फरवरी 2023 से दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। साल 2020 के बाद कोरोना महामारी आने के कारण इस पुस्तक मेले का आयोजन ऑनलाइन ही किया जा रहा था। आपको बता दें कि 9 दिन तक चलने वाले इस पुस्तक मेले की थीम आजादी का अमृत महोत्सव रखा गया है। इस पुस्तक मेले में कई प्रकार के स्टॉल लगाए जाएंगे, साथ ही साथ कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। और आज का हमारा अंतिम और 5वां सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहे धर्म गार्जियन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, यह अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन है। दूसरा कथन है, इसका आयोजन जापान के शिंगा प्रांत में किया गया। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी ना ही 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत जापान द्विपक्षीय सेना अभ्यास धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण जापान के शिगा प्रांत के कैंप इमाजू में शुरू हुआ और 2 मार्च तक ये चलेगा। एक वार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2022 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे हुए हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रमन प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है, जब कोई एक वर्णी प्रकाश किसी द्रव अथवा ठोस से होकर गुजरता है तो दूसरी तरफ से निकलने वाला प्रकाश एक वर्णी ही होता है। दूसरा कथन है, इस खोज के लिए भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए
केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आज के हमारे पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आज यानी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। भौतिक वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने साल 1928 में इसी दिन रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव के अनुसार जब कोई एक वर्णी प्रकाश किसी द्रव अथवा ठोस से होकर गुजरता है तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ अत्यल्प तीव्रता का कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश देखने में आता है। यानी एक तरफ से सिंगल तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश घुसता है तो दूसरी तरफ से अलग अलग तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश किरणें निकलती हैं। साल 1930 में इस खोज के लिए उन्हें भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस साल विज्ञान दिवस की थीम है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ये कार्यक्रम पूरे देश में विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक तथा शोध संस्थानों में बच्चों में विज्ञान में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, विधि आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, भारत का विधि आयोग समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। दूसरा कथन है, ये कानून एवं विधि मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आज के हमारे दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का विधि आयोग समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर सांविधिक निकाय है। ये कानून एवं विधि मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। इसका काम कानून संबंधी अनुसंधान और भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना है ताकि इसमें सुधार किया जा सके और नए कानून बनाया जा सके। बात इसकी संरचना की करें तो इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के साथ साथ एक सदस्य सचिव समेत 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है। इसकी अध्यक्षता कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी कर रहे हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में बलिपा नारायण भागवत सुर्खियों में थे, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी पेंटिंग, ऑप्शन सी गायन एवं कला, या फिर ऑप्शन डी बाइक रेसिंग। आज के हमारे तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मशहूर यक्षगान गायक और पटकथा लेखक बलिपा नारायण भागवत का बीते 16 फरवरी को कर्नाटक के उनके आवास पर निधन हो गया। 19 मार्च 1938 को केरल के कासरगोड के पद्रे गांव में जन्मे भागवत की फैन फॉलोइंग बड़ी संख्या में थी। देखा जाए तो उनके गायन की अनूठी शैली को प्रशंसकों ने बलिपा शैली का नाम दिया था। यह अन्य गायकों की तुलना में काफी अलग थी। शानदार आवाज के धनी भागवत ने 30 से अधिक यक्षगान प्रसंग यानी कि लिपियां लिखी हैं। कला के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलिपा नारायण भागवत के निधन पर दुख जताया है। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्ण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मार्कोनी पुरस्कार, ऑप्शन बी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ऑप्शन सी इन्फोसिस पुरस्कार, या फिर ऑप्शन डी जीडी बिरला पुरस्कार। आज के हमारे चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को साल 2023 का मार्कोनी अवार्ड प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि पुरस्कार कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान होता है। इस पुरस्कार के तहत 1 लाख अमेरिकी डॉलर और ट्रॉफी प्रदान की जाती है। कम्युनिकेशन फील्ड के नोबेल के नाम से प्रसिद्ध ये पुरस्कार अमेरिका के मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, 8वें रासीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी जापान, या फिर ऑप्शन डी इटली। आज के हमारे पांचवें और अंतिम प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी को 8वें रासीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। जिस तरह सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग का आयोजन किया जाता है, उसी तर्ज पर भारत में रासीना डायलॉग का आयोजन किया जाता है। रासीना डायलॉग भारत में आयोजित होने वाला एक ऐसा सालाना सम्मेलन होता है जहां पर भू राजनीतिक और भू आर्थिक विषयों से जुड़े मुद्दों पर
चर्चा की जाती है। ये हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की अहम भूमिका पर आधारित सम्मेलन है, जिसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी कि ORF द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसका मुख्य मकसद एशियाई एकीकरण के साथ साथ बाकी दुनिया के साथ एशिया के बेहतर तालमेल से जुड़ी संभावनाओं और अवसरों की तलाश करना है। इस डायलॉग के सबसे पहले संस्करण का आयोजन साल 2016 में किया गया था।